देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं। हाँ। पहली बात, इस बात को समझ लीजिए, ये आंदोलन किसी भी यूनियन के आह्वान के ऊपर नहीं है। ये आंदोलन लोगों के आक्रोश से जनित हुआ है, आम आदमी के आक्रोश से जनित हुआ है। उसकी समझदारी, उसने समझ लिया है कि क्या हो रहा है, वो विरोध करने खड़ा हुआ है। तब ये किसान यूनियनें आई हैं साथ। ये वकील साहब, आंदोलन किसी एक का चेहरा बन गया? नहीं, आप चेहरा नहीं कह सकते, इसे दूसरे रूप में देख सकते हैं कि जैसा अभी तक हम सुनते चले आए हैं, आपने भी सुना होगा कि गाजीपुर का मोर्चा सबसे कमज़ोर मोर्चा है, सबसे कम पब्लिक यहाँ पे है। लेकिन इस गाजीपुर के मोर्चे ने ही इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने का काम किया और यहीं से फेस ऑफ द एजिटेशन, फेस ऑफ मूवमेंट जो है वो यहीं से उभरा है राकेश टिकैत। ईमानदारी की बात है कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे तो संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी नेताओं के मुकाबले राकेश टिकैत ज़्यादा स्वीकार्य हैं, ज़्यादा पहचाना गया चेहरा है, ज़्यादा बुलंद आवाज़ है। वो क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने पुनर्जीवित किया आंदोलन पुनर्जीवित किया। 26 तारीख को जिस तरीके का मानसिक प्रेशर सरकार ने बना दिया था, नैतिक प्रेशर जिस तरीके से सरकार ने बना दिया था, और उस एक घटना को जो चाहे वो किसी ने भी घटित करवाई थी, चाहे वो षड्यंत्र का हिस्सा था या वो स्वजनित थी, लेकिन उसके बाद से किसानों की मनस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि हमसे शायद कुछ गलत हो गया है। ऐसे टाइम पर सरकार ने जो प्रेशर बनाया और राकेश टिकैत ने उस दिन जो अपनी रिएक्शन दी, तो आप भी देखते हैं उसके बाद अचानक महापंचायतें अपने आप रिएक्शन दी, अचानक ऐसी परिस्थिति बन गई। वो टिकैत साहब तो यहाँ से नीचे जहाँ आप बैठो यहाँ से ऊपर अरेस्टिंग देने गए थे अपने, कि मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ, मेरे आदमियों को सह सम्मान जाने दीजिए। उसका यही कह के गए थे ना, जहाँ आप बैठे इसी जगह से गए थे वो। उसका रिएक्शन तो बिल्कुल उल्टा हुआ ना, कि मेरे आदमी को रिहा कर दीजिए। तो उनके आदमी जब यहाँ आए तो सरकार पीछे हट गई। उनका मकसद इन 150 की गिरफ्तारी की दर्द दिखा के और लोगों की भावनाओं को जगाना था। लोग आने में ना जाने क्यों हिचकिचा रहे थे। अचानक उन्होंने इसे अपनी अस्मिता के ऊपर, अपनी इज्जत के ऊपर हमला माना और शर्मिंदगी महसूस करी, और तभी इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी बड़ी महापंचायतें अपने आप हुई। मुजफ्फरनगर की महापंचायत अपने आप में ऐतिहासिक महापंचायत थी। इतनी बड़ी रैली आज तक किसी भी पार्टी ने वहाँ अपने सारे संसाधन खर्च करके भी नहीं करी थी। तो वो लोग जो लौट कर आए, तो उसने इस आंदोलन को, जिसे आप आंदोलन कह रहे हैं और पहले आपने इसे जंग माना था, इस जंग को फिर से पटरी पे ला दिया और सरकार पे दौर बना दिया। लेकिन वकील साहब, एक सवाल खड़ा होता है, जो किसान नेता हैं वो तो अपनी गाड़ियों से आते हैं, बॉर्डर पे घूम के चले जाते हैं, वो यहाँ सोते भी नहीं हैं। लेकिन जो आम किसान है, जो चाहता है कि इस लड़ाई को जीता जाए, इसका जल्दी फैसला लिया जाए, वो तो फंस गया किसान यहाँ का। नहीं, देखिए, 6 महीने बहुत होते हैं वकील साहब। नहीं, देखिए, किसान आंदोलन जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ है, जिसने दुनिया को एक स्थायी प्रभाव दिया है, वो फ्रांस का है। फ्रांस की उस 10 साल के आंदोलन के बाद और वो 100 साल बाद उनके पास संविधान आया हुआ, क्रांति फिर काउंटर क्रांति कई रूप में हुई। तो आप ये मत मानिए कि ये अभी 6 महीने ज़्यादा हुए हैं। 6 महीने इस वजह से ज़्यादा नहीं हुए हैं कि सरकार का फैसला नहीं है इन कानूनों का। ये फैसला उन पूंजीवादी ताकतों का है जो सरकार लागू करना चाह रही है। हमारी लड़ाई सरकार एजेंट भर है, हमारी लड़ाई पूंजीवाद से है। कितनी सच्चाई, जो नेता जो हैं बॉर्डर पर नहीं सोते। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ समय पहले तक जब राकेश टिकैत जी पूरे भारत में घूम रहे थे, तब यहाँ पे एक मजबूरी ये थी कि लोग यहाँ बाहर के भी आते तो मिलने किससे आते, और जो यहाँ के नेता थे वो आते थे, व्यवस्था देखते थे, उनकी अपनी मानसिकता थी। लेकिन अब ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि राकेश टिकैत अब यहाँ पे हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। सारे नेता भी, आप सुबह को आइएगा, मैं आपको टैंकर पे सारे पदाधिकारी नहाते हुए दिखा दूंगा, जिनके बारे में 4 दिन से वो सो रहे हैं। तो डबल बेड लेके आना पड़ा उन्हें अपना। किन्हें? उन नेताओं को यहाँ सोने के लिए। आप देखिए, बस आप एक बात देखिए, आप उस डबल बेड की और उस सोफे की, कई बार ऐसा होता है कि कोई मेहमान ऐसा आ जाए कि जो इस माहौल के अंदर ना हो और उसे रात को रुकना पड़ जाए, तो उसे हमने अपने साथ पुआल पे कैसे सुलाएं? अच्छा, मेहमान आएगा। अगर कोई आते हैं, लोग बाग आते हैं, मान लो कोई BBC का रिपोर्टर आ गया रात को कवर करने के लिए, तो वो बेचारा कैसे तो हुक्के पे बैठा रहेगा। तो पुरानी दुश्मनी है आपकी मीडिया को। ना, मीडिया, देखो, मीडिया से क्यों दुश्मनी होगी? हम मीडिया से दुश्मनी क्यों उठानेंगे? हम तो मीडिया को जानते हैं। आप भी अक्सर सवाल पूछ लेते हैं, अब मीडिया आपको दिखाएगी नहीं दिखाएगी। अरे भाई, क्या मीडिया के मालिक बदल गए क्या? वही मालिक है। तो मीडिया हमारे लिए, जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसमें 1-2 चैनल को छोड़ के बाकी सारे के सारे पूंजीपति की ही एजेंट है, उन्हीं की ताकत है। मीडिया जो काम कर रही है वो अपना कर रही है, जैसे भी कर रही है, लेकिन जिस प्रकार और बहुत बुरा कर रही है। नहीं, मीडिया का जिस प्रकार विरोध हो रहा है, उसके साथ जो किया जाता है सल्लूक,
वकील साहब आप तो एक बुद्धिजीवी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, क्या सही होता है वो? बहुत गलत करते हैं। देखिए, मेरा अपना मानना है, जहाँ गोली मारने की ज़रूरत है वहाँ गाली से काम नहीं चलता। जी टीवी, आर भारत, अर्णव, ये ऐसे हैं कि इनके दिल में थोड़ी सी दहशत इस बात की होनी चाहिए कि आप जो भी बकवास अपने स्टूडियो में बैठ के करते हैं उसका जनता कैसे रिएक्शन देगी। ये एक तरफा नहीं चलेगा कि आप मैनिपुलेशन करते रहें, आप इल्ज़ाम लगाते रहें, आप झूठ बोलते रहें और अगला व्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ। मैं हाई कोर्ट में एक दिन अपीयर हो रहा था, तो एक जज साहब ने मेरे सीनियर से सवाल पूछा कि तब हुआ ये था कि मोहम्मद साहब का कार्टून छाप दिया था एक मैगज़ीन ने, और मेरठ के एक नेताजी ने उस पर इनाम डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी इसका सिर काट के लाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या ये बात उचित है? तो उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका आखिरी लॉजिक है। बोले हाँ। तो बोले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको अपने बाप को गाली देने के लिए है, मेरे बाप को गाली देने के लिए नहीं है। अगर मेरे बाप को गाली देंगे तो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में मैं आपको गोली भी मार सकता हूँ। अब यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हाल है। मीडिया के पास अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो वो उसका दुरुपयोग कर रही है, और फिर वो जनता से ये उम्मीद ना करे, वो इन करोड़ों लोगों में से ये उम्मीद ना करे कि किसी को भी कोई बात ऐसी बुरी लग जाए और वो उसका अपनी तरीके से रिएक्शन दे दे। तो मैं तो इस बात को मानकर चलता हूँ कि ये किसानों का संयम है, जो अभी तक मीडिया के बहुत सारे चैनल जो है वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अगर इनका एक बार में सही काउंटर मिल जाएगा तो ये भी सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और या फिर ये खामोश हो जाएंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे अभी अपनी अभिव्यक्ति। वकील साहब, आपने अपने एक बयान में कहा कि अगर किसान अब चले जाते हैं तो ये इतिहास बन जाएंगे, अगर ये जीत के जाते तो इतिहास बना के जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सच है। या तो हम इतिहास बनाएंगे या इतिहास बन जाएंगे। देखिए, मैं अपना बताता हूँ, मैं बारंबार इस बात को कहता हूँ कि हाँ, मैं इस वक्त विशुद्ध रूप से आंदोलनजीवी हूँ, लेकिन ये मेरे जीवन का आखिरी आंदोलन है। क्यों? अगर हम जीत गए तो फिर किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जिस परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं फिर किसी भी आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो सरकारी मशीनरी है, जो हमारी व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम इसके ज़रिए इन कामों को करेंगे। और अगर हम हार गए तो यकीन मानिए कि मेरी पीढ़ी तो फिर कोई दूसरा आंदोलन देख नहीं पाएगी। ये हार इतनी बड़ी होगी। तमाम किसान कहते हैं कि इस आंदोलन ने सबको एक कर दिया, लेकिन जो 40 नेता हैं वो एक नहीं हुए। नेताओं के साथ तो देखिए, आप मानकर चलिए कि ये इस वक्त एक मजबूरी, मैं भी मानता हूँ कि लोगों के अपने अपने व्यक्तिगत हित होते हैं। आप भी एक बात बताइए कि किसी को ये लगता है मैंने मेहनत ज़्यादा करी है लेकिन श्रेय इसको ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसी भावनाएं जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त जनता के चारों तरफ के दबाव ने, जनता की भावनाओं ने इन सबको एक साथ रहने के लिए मजबूर कर रखा है, और धीरे धीरे अभी ने भी सद्बुद्धि इस बात की प्राप्त हो रही है कि भाई ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और जितनी बारीकी से जनता, हम आंदोलनकारी जितनी बारीकी से सरकार के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उतनी ही बारीकी से हम अपने नेताओं के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। आपका राष्ट्रीय नेता कौन है? नरेश टिकैत या राकेश टिकैत? नहीं, इस वक्त तो संयुक्त किसान मोर्चा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भारतीय किसान यूनियन। हम संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे तले हैं इस वक्त। ये सब बात की बातें होंगी जब हम जीत जाएंगे कि हम कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे किसके साथ थे। अभी तो हम सब एक हैं। राकेश टिकैत नेता है या किसान है? राकेश टिकैत एक भाग्यशाली व्यक्ति है, उन्हें ऊपर वाले ने चुना है इम्तिहान के लिए। बाबा टिकैत की मेहनत, बाबा टिकैत की तपस्या 28 तारीख को कामयाब हुई। राकेश टिकैत जी इससे पहले राजनीति में भी दांव आजमा चुके हैं, लेकिन वो उसमें असफल हुए। अब वो घूम फिर के टोपी फिर राकेश टिकैत जी ने जब इस आंदोलन को पुनर्जीवित कर दिया, उन्हीं के पास आ गई है। अब उन्हें भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने उनको चाणक्य के रोल के लिए लिखा है इस फिल्म में, जीवन में। चंद्रगुप्त के लिए नहीं, चंद्रगुप्त तो उन्हें तैयार कर रहे हैं। तो नरेश टिकैत जी का क्या भाग्यशाली नहीं है? देखिए, उनके पास ये रोल ही नहीं है, उनकी भूमिका बिल्कुल दूसरी है। वो वहाँ पे दोनों के अंदर एक बड़ा आप अंतर देखेंगे। जितने धीर, गंभीर और शांत स्वभाव से नरेश टिकैत जी बहते हैं, वो एक अलग गरिमा है। और जिस तरीके से अचानक रिएक्शन देते हैं, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और मूवमेंट में आते हैं, वो राकेश टिकैत जी की है।
तो ईश्वर ने इस नीली फिल्म के अंदर सबके रोल अलग अलग हैं। जय का अलग है, बीरू का अलग है, ठाकुर का अलग है, गब्बर सिंह का अलग है। ऐसे ही यहाँ सबके रोल अलग अलग हैं और अभी तक तो सबके रोल अपने अपने सब अच्छे कर रहे हैं। बातचीत बढ़ेगी आगे सरकार से? नहीं, सरकार को बढ़ानी चाहिए। सरकार बढ़ाते हो तो बढ़ा लो। सरकार को बढ़ानी चाहिए। देखिए मैंने आपको बता दिया, सरकार अगर बिल वापस नहीं लेगी तो सरकार वापस जाएगी, ये आप तय मानकर चलिए। देखिए जब हालात इस नौबत पे पहुंचेंगे कि बीजेपी को ये लगेगा या संघ को ये लगेगा कि सरकार बचे या नेतृत्व सर बचे। आप लोग तमाम ये कहते हैं कि सरकार जाएगी, कैसे जाएगी ये नहीं बताते आप लोग। मैं बता रहा हूँ इलेक्शन से पहले भी जा सकती है। जिस दिन इन नेताओं को, बीजेपी के, आरएसएस के नेताओं को, जिस दिन या इन पूंजीपति दोस्तों को भी जिस दिन ये लगने लगेगा कि मोदी जी के साथ की वजह से नुकसान उठ रहा है, मैंने शाहीन बाग में भी कहा था कि जब तक सेठ के पेट पे लात नहीं पड़ेगी तब तक ये नहीं सुनेंगे, बाइकॉट जियो। और जब बाइकॉट जियो की एक हल्की सी लहर भर आई पंजाब के अंदर, तो एक ही चीख में निकली थी सेठ की और मुंह से निकली फिर वो मोदी जी के। अगर यही 10 गुना हो गई तो क्या करेंगे? सेठ अपना धंधा देखेगा, मोदी जी से दोस्ती नहीं निभाएगा। यही बीजेपी, यही आरएसएस और यही सेठ इन्हें साइड को करके नया नेतृत्व ढूंढेंगे। सत्ता हाथ से नहीं जाना देना चाहते। आरएसएस वाले भी तो हैं कुछ आंदोलन में, वो भी तो आपका साथ दे रहे हैं। वो आरएसएस की सदस्यता छोड़ के आए हैं। आप मैं तो आपकी नहीं बार पता, हाँ, आप आपकी बार जिन्हें पहचान चुके हैं और जिन्हें कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग भी आपके आंदोलन में आपके साथ हैं, आपकी बार वो आपसे मिले तो उनसे सवाल पूछिएगा कि वकील साहब आपसे पूछ रहे थे कि आपने आरएसएस की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है तब आए हैं या सदस्यता लिए हुए आए हैं। अगर वो सदस्यता छोड़कर आए हैं तो वो हमारे साथ हैं, और अगर वो आरएसएस के सदस्य बने रहते हुए किसान आंदोलन में हैं तो फिर जयचंदों को की पहचान हमें भी है। किसान तो चुनाव लड़ता नहीं, फिर हराएगा कैसे सरकार को? किसान वोट तो डालता है, लड़ने से थोड़ी ना हराया जाता है।